Hi, hello. Myself Ankit Pratap. I am an assistant professor in SR Institute of Technology and Management, लखनऊ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप देखते भी हैं। कई बार इसी से बैलेंसिंग की वजह से ही क्या कहते हैं हम लोग कुछ चीज़ें ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा उसका मास होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। चलिए फर्दर शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए, मोमेंट अलग है, इनर्शिया अलग है। दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तब हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट हम किसी फोर्स का ही फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट हम किसी पर्टिकुलर एरिया का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इनर्शिया मतलब कितना उसके अंदर रेजिस्टेंस है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका खुद का वेट होता है तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मान लो मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये मूव तब तक नहीं करेगा जब तक कि जिसका खुद का वेट है उसकी वजह से ये क्या कर रहा होगा, रेस्ट कर रहा है मेरे एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूँगा तब ये मूव करेगा। तो दैट मीन इसको समझ सकता है, इनर्शिया को इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इसको देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सिस। मतलब यहाँ पर ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात जो कर रहा हूँ कि ये है क्या। अगर मान लो कोई हमने एक शेप अगर मैंने कोई शेप ले लिया, जैसे मान लीजिए ये कोई आर्बिट्री सी बॉडी ले ली और हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, सेंट्रॉइड हो गया। अगर क्या कहते हैं मैं सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूँ, अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट की बात करूँगा जो मास ऑक्यूपाई कर रहा होगा स्पेस में, तो उसके लिए क्या कहते हैं फिर मास आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसका जो एक छोटा सा एरिया है जिसको मैं डी ए बोल दे रहा हूँ और इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से मान लिया आर डिस्टेंस पर है। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी ए, ये कहलाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर जो लिखा गया है डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी ए लिखा गया है। ये तो इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया का लिखा गया है इस पॉइंट से। अगर मैं टोटल एरिया का निकालूँ, टोटल एरिया का अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो टोटल एरिया का मतलब क्या हो जाएगा। तो अगर ये डी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर डी आई लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो आप। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अगर टोटल निकालो तो क्या हो जाएगा कैपिटल आई और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए का। तो इसको आप अगर ऐसे लिख दो तो ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जब पढ़ते हैं तो मेनली ये दो टाइप का होता है। इसको अभी हम आगे कहते हैं डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइप मैंने बताया है कि टू टाइप के कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आई एक्सिस और आई वाई वाई। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्री शेप लिया, इसकी कोई ना कोई क्या होगी, एक्सिस होगी, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं या फिर वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आई एक्सिस और आई वाई वाई। ठीक है, वही लिखा हुआ है आई इक्वल टू एरिया इंटू एच स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एच की जगह आर ले लिया है, ये लिखा हुआ है जो एच स्क्वायर है ये। इसकी यूनिट क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है यूनिट क्या आएगी, एरिया यूनिट क्या होती है। अगर एरिया की हम यूनिट लिखें तो अगर मैं मिलीमीटर की बात करता हूँ तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आर
यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर मास लिया हुआ था उसका जो उस सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर लिया हुआ था या एच मान लेते हैं, तो वो भी क्या है एम में होगी। तो एम में होगी तो मल्टीप्लाई बाई एच का स्क्वायर हो गया या आर का स्क्वायर हो गया, तो मिलीमीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट वैल्यू जुड़ी जाएंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट मिलेगा क्या मिलेगा, मिलीमीटर की पावर 4 या मीटर की पावर 4 या सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है। It is second moment of area which is measured of resistance to bending and forms basic to extent of material. Mass moment of inertia is the resistance to rotation and forms basic to dynamics to rigid body. देखिए मैं जो ये बात कह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक है आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो लिखा हुआ है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया विच इज़ मेजर्ड ऑफ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड फॉर्म्स बेसिक टू एक्सटेंट ऑफ मटेरियल, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कहने मतलब ये है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो उससे हमें क्या मालूम चलेगा, क्यों हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे अगर मैं एक सिंपल बीम ले लूँ, ठीक, अब देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर शेप की बात करूं, जो ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो इसका अगर मैं फाइंड आउट करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अलॉन्ग और वाई वाई के अलॉन्ग, अब इसी में समझा रहा हूँ कि कैसे हम क्या कहते हैं, इस जो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज रोटेशन एंड ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू द रेजिस्ट बेंडिंग। मतलब मैं कहने का ये है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करते हैं, दो केस के लिए पढ़ते हैं, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें सिग्निफिकेंट ये मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी बीम का जो बेंडिंग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बेंडिंग होने से कैसे रोका जा सकता है, तो वो चीज़ हमें समझाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर पाते हैं। लेकिन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की जो मैं बात कर रहा था कि इट इज़ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, देखिए जब आपने क्या किया, डी ए मल्टीप्लाई बाई आर किया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, जिसके अबाउट आप निकाल रहे हैं। जब इसी को आप फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से, तो आर मल्टीप्लाई आर, तो ये कहलाता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, जिससे हमें ये मालूम चलेगा क्या कहते हैं कि किसी भी बीम का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए मैंने एक बीम का एग्जांपल लिया हुआ, तो मैंने बताया कि मैंने इसका सेंट्रॉइड हो गया। अगर मैं इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूँ आई एक्स एक्स, तो अगर इसका विड्थ कितना है b और इसकी हाइट कितनी है d, तो जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे एक्स एक्स के अलॉन्ग, तो ये आएगा बी डी क्यू बाई 12, और जब आप फाइंड आउट करोगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये मिलेगा आपको डी बी क्यू बाई 12। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझ पाएँ कि इन दोनों में वैल्यू ज़्यादा किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है डेप्थ ज़्यादा होता है, डी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर डी ज़्यादा होगा बी से, इसको यहाँ पर पुट किया जाए तो हम ये बात कह पाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अलॉन्ग ज़्यादा होगा इन कंपेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के अलॉन्ग। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात कर रहा हूँ। अब इसको एग्जाम्पल मैं समझाऊँ तो देखिए, ये जो बीम की मैं बात कर रहा था, बीम कुछ ऐसा होगा, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसका डेप्थ हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अगर मैं ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई वाई एक्सिस हो गया, अगर मैं इसको बेंड करना चाहूँ, देखो बेंड करना इस तरीके से बेंड करना आसान होगा, ऐसे। ठीक है, स्केल से मैं एग्जाम्पल दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये अगर मैं इसको बेंड करूँ तो इधर से बेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग कहते हैं बेंड करूँ तो बेंड हो जाएगा, मगर मैं इसको अगर ऐसे बेंड करना चाहूँ यूँ, तो देखिए बेंड नहीं होगा, नहीं हो रहा बेंड। तो ये मतलब कहने का ये है कि जब मैं एक्स एक्स के अलॉन्ग जब निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये आपका इसकी वैल्यू ही ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आप इसको इस तरीके से मोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप वाई वाई के अलॉन्ग निकालते हैं तो इसको इस तरीके से बेंड करना आसान है। तो इसीलिए
इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा बीम कभी भी आपने देखा हो किसी भी स्ट्रक्चर में जहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन रहा होगा या किसी बिल्डिंग में जो बीम्स होती हैं तो वो बीम्स हमेशा ऐसे होंगी, कभी भी इस ऐसे नहीं रखी जाती है, क्योंकि अगर ऐसे रखा गया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस बीम के बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो इसके डिफ्लेक्शन और बेंड होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस शेप में इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हम जब मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हमको उसकी रेजिस्टिंग जो बेंडिंग, जो उसकी बेंडिंग है, बेंडिंग ना हो पाए, बेंडिंग कम से कम हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या मालूम चलेगा, क्या इसका सिग्निफिकेंट है। इट इज़ ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू चेंज इट्स टू इट्स रोटेशन। देखिएगा, समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कोई व्हील है, एक छोटा सा व्हील है, इसका मास जो है वो 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम मान लेता हूँ मैं। इसका जो व्हील है वो 2 किलोग्राम है। अब इस मास को अगर ये व्हील इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा हो, इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो इसको अगर हमें रोकना हो तो आसानी से रुक जाएगा। रोक देंगे हम आराम से, हाथ से, मतलब अपनी हाथ की हेल्प से इसको रोक लेंगे। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा हो, मतलब कि सिर्फ आपका कहते हैं ऐसे ही रखा हो, इसको रोटेट कराना हो, तो भी हमें बहुत आसानी से इसको हम रोटेट कर पाएंगे। मगर अगर मैं एक बड़ा सा व्हील ले लूँ और इसका मास मान लिया मैंने 100 किलोग्राम है, 100 केजी, अब इसको अगर मैं कहूँ कि इसको रोटेट कराना है तो क्या आसान होगा। और या कहूँ कि अगर ये रोटेट कर रहा है, इसको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो क्या आसान होगा हमारे लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो उसकी रोटेशन है, उसका रोटेशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, उसके रोटेशन को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करना है, क्योंकि हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही फाइंड कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। रेडियस ऑफ gyration. It is defined as the distance at which area is supposed to be concentrated for same moment of inertia. It is denoted by k. Moment of inertia को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। कैपिटल ए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और के क्या हो जाएगा, के आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या बोलते हैं, के को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन को के रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, mm। कैसे भाई, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर आई इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर है तो के स्क्वायर इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, पावर 4। और अगर एरिया की मैं यूनिट लिखूँ क्या लिखूँगा, मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा था, के स्क्वायर चल रहा था, इसकी पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर की पावर 2, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, मिलीमीटर। फिलहाल ये के की वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पर सी बता रहा हूँ कि जो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, अब इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे मान लो इसके नेक्स्ट टॉपिक, हाँ यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m, इसकी रेडियस कितनी है, r, इसकी रेडियस कितनी है, r। अब ये मास इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, तो क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m इंटू आर के, आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा था किसकी, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा था। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐसे कोई आर्बिट्री बॉडी ले लूँ और ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, और ये आर मान लिया क्या इसका रेडियस हो गया, या के मान लेता हूँ, के क्या है इसका रेडियस है। यानी कि ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी, यानी इसी के रेडियस में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो के कुछ और नहीं है, जिस पॉइंट के अबाउट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। उसी क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे यहाँ पर ये आर क्या है, रेडियस है। ये जो आपका मास है एम स्मॉल, ये क्या कर रहा है, इस रेडियस के ही अलोंग क्या करेगा, रेडियस से ही इस सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो कितनी रेडियस पे इसकी आर है, तो ये आर क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको एक बार और कहते हैं, समझ लेते हैं क्या है। इन फिजिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग ए बॉडी tendency to resist angular acceleration, which is sum of product of the mass of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिंपल है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करना होता है। एम क्या हो गया, इस जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम। ये इस सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करना है। कितना इसका रेडियस है, स्मॉल आर। तो अगर मुझे इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, 3D है। 3D मतलब इसके पास मास है, इसका वेट होगा, ये स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे इस मास का फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट जिसकी ये रोटेट कर रहा है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा, एम इंटू आर स्क्वायर। एम क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी मास आपका रोटेट कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट, वहाँ से लेकर उस मास तक का डिस्टेंस, वो बन जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अब हम बात करते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्यों फाइंड कर रहे थे, मैंने बताया कि जो बीम वाला मैंने एग्जांपल लिया हुआ था कि बेंडिंग को कितना वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर सकता है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल लिया हुआ था कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ये हमने जो स्केल का एग्जाम्पल बताया था कि बीम को हमेशा ऐसे नहीं रखा जाता है, हमेशा ऐसे रखा जाता है। जब एक्स के अबाउट आप फाइंड आउट करते हो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई के अबाउट निकालते हो तो दोनों में आई एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा आती है, इसलिए इसको इस तरह रखा जाता है। द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर्स द बीम एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। द लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द लेस द बीम विल बेंड। यानी कहने मतलब ये है कि जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, जिस एक्सिस के अबाउट वो ज़्यादा होगा, उस एक्सिस के अबाउट उसका डिफ्लेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जिसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम आएगी, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम आएगी, उस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए ज्योमेट्रिकल property of a beam and depends on a reference axis. The smallest moment of inertia about any axis passes through the centroid. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है बीम का, या कोई भी क्या कहते हैं बीम की अगर बात कर लें तो बीम का, और ये डिपेंड करता है किस पर, रेफरेंस एक्सिस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी का आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो ये आप जैसे जिसके अबाउट निकालोगे, जिस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, अगर आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, रेफरेंस लाइन चेंज कर दी, रेफरेंस एक्सिस चेंज कर दी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो जनरली अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, यानी कि या तो एक्स के लॉन्ग निकालेंगे या फिर वाई के लॉन्ग निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए जब आप एक्स के अलॉन्ग निकालेंगे तो, और अगर y के लॉन्ग निकालेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी ए। वाई इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू एन एरिया डी ए। जो भी हमने स्मॉल एरिया लिया हुआ था वो आपका वहाँ से लेकर एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द
वाई एक्सिस टू एन एरिया डी है, यानी जो भी आपने स्मॉल एलिमेंट का एरिया लिया हुआ है उसकी जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से वो कितनी हो जाएगी, एक्स। कुछ शेप हैं जिनका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड तो हम कर सकते हैं, कैसे अगर तो पूरे जो डेरिवेशन हमारे पास है हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर पाएंगे कि किसी भी शेप का कैसे फाइंड आउट किया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमको जनरली अगर तो कुछ शेप का हमें याद रखना होता है ताकि हमारी जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे पहला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल केस में ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस एक्सिस कहाँ से लिया हुआ है। देखिए एक ये है आपका इसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक आपका इसके जो वाई डैश है और जो एक्स डैश है ये दोनों सेंट्रॉइड से ही पास हो रहे हैं। कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंट्रॉइड से पास हो रहे हैं। तो सेंट्रॉइड से पास होंगे तो अगर उस केस के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूँ तो आई एक्स डैश, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, नहीं आई बार लिखा हुआ है इसी लिखा हुआ सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं 1/12 मल्टीप्लाई बाई बी एच क्यूब, बी इंटू एच क्यूब। इसकी विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है, बी, हाइट कितनी है एच, तो बी एच क्यूब बाई 12। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट यानी वाई डैश इसके अबाउट निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 1/12 बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई एच। ओके, लेकिन अगर रेफरेंस लाइन मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने रेफरेंस लाइन चेंज कर दिया, अगर ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस तो यहाँ पर ले लिया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो इस केस के लिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी एच क्यूब, अगर वाई के अलॉन्ग निकालना है तो 1/3 बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई एच। और अगर आप जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे इसका एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग या फिर सेंट्रॉइड के अलॉन्ग, और अगर आपको निकालना हो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है एक्स के अलॉन्ग प्लस कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अलॉन्ग, जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा आपका क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा। सेकंड जो हमारा है ट्रायंगल, ट्रायंगल के केस में अगर हम सॉल्व करें, ट्रायंगल के केस में अगर हम देखें कि वैल्यू कितनी आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो देखिए अगर आप सेंट्रॉइड से निकालेंगे तो 1/36 बी एच क्यूब आएगी। अगर आप बेस से निकालेंगे, जो इसका बेस है इसके अलॉन्ग निकालेंगे तो 1/12 बी एच क्यूब आएगी। ओके, सर्किल की अगर मैं बात करूं तो सर्किल के केस में अगर आप सेंट्रॉइड से निकालेंगे तो सर्किल में क्या होता है, चाहे सेंट्रॉइड से आप निकालते हो, सेंट्रॉइड से आप निकालोगे तो चाहे एक्स निकालो चाहे वाई निकालो, सेंट्रॉइड से निकालो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी 1/4 पाई आर की पावर 4, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, सेंट्रॉइड से हर तरफ से क्या होता है, सेम रहता है, सिमेट्री होने के कारण। अगर आप सेमी सर्किल लेते हैं और उस केस में अगर आप सॉल्व करते हैं आई एक्स निकालते हैं और आई वाई निकालते हैं तो वैल्यू आएगी 1/8 पाई आर की पावर 4। अगर इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई आर की पावर 4। क्वार्टर सर्किल की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टर सर्किल में अगर आप निकालते हैं बेस से आई एक्स और वाई के अलॉन्ग निकालते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/16 पाई आर की पावर 4। अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो 1/8 पाई आर की पावर 4 हो जाएगा। इलिप्स की बात करेंगे तो इलिप्स के केस में अगर आप निकालते हो सेंट्रॉइड के अबाउट तो 1/4 पाई ए क्यूब 1/4 पाई, अगर एक्स के अलॉन्ग निकालते हो सेंट्रॉइड से तो आई एक्स बार इक्वल टू 1/4 पाई ए बी क्यूब। अगर आप वाई के अलॉन्ग निकालते हो तो आई वाई बार इक्वल टू 1/4 पाई ए क्यूब इंटू बी। और अगर आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो तो 1/4 पाई ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें इसकी हेल्प से हमें क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो जो अप्लीकेबल होती है वो सिर्फ अप्लीकेबल होती है आपका प्लेन पर, यानी कि जिसकी थिकनेस ना के बराबर हो उस पर ही क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है। अगर मास आ जाएगा तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द plane is equal to the sum of the moment inertia about any two mutually perpendicular axes lie in the plane and passing through the given axis. That means the moment of inertia Iz equal to Ixx plus Iyy। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर समझते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस तो हम ये कहती है, हम पहली बात तो ये जो अप्लीकेबल है वो किसी प्लेन के लिए अप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने एक प्लेन ले लिया, अब प्लेन को मैंने क्या किया हुआ है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद इसका कहने मतलब ये है, इस थ्योरम का मतलब क्या है
कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब जैसे अगर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो मार्कर है ये आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका आई जेड जेड है, यानी कि आई जेड जेड जो है वो इक्वल हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के। ठीक है, इसको मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ कि कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो मैंने एक यहाँ पर क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी ए मान लिया। इसका जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स मान लिया, और इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस कितना वाई मान लिया, ठीक है, वाई मान लिया, और ये हो गया एक्स। अब इस एरिया का हमें अगर फाइंड आउट करना हो मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलॉन्ग, आई एक्स के अलॉन्ग। तो जब आई एक्स के अलॉन्ग आप फाइंड आउट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, क्या होता है फॉर्मूला, जिस एरिया का निकाल रहे हो उसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, कितने बार, 2 बार। तो वह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी हो जाएगा। सिमिलर अगर मैं इसी को फाइंड आउट करूँ वाई के अलॉन्ग निकालूँ, तो वाई के अलॉन्ग क्या आएगा, डी ए मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करना क्या है आपको, हमें निकालना था जेड के अलॉन्ग। तो जेड के अलॉन्ग अगर मान लेता हूँ कि जेड के अलॉन्ग अगर निकालना है, तो ये मैंने डिस्टेंस मान ली आर। जब जेड के अलॉन्ग आप फाइंड आउट करोगे, जेड के अलॉन्ग आप फाइंड आउट करोगे, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, डी ए मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँ, यानी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डी ए कॉमन कर, डी ए की जगह आर की स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपने निकाला हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलॉन्ग, अब टोटल निकाला है, तो ये तो एलिमेंट का निकाला था, तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये टोटल के लिए आ जाएगा। सिमिलर जब वाई के अलॉन्ग निकाला था, ये तो हमने निकाला है एलिमेंट के लिए, तो अगर टोटल निकालो तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ एलिमेंट के लिए, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, टोटल निकाल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर डी ए। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अलॉन्ग, और ये वैल्यू लिखी हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलॉन्ग। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड के अलॉन्ग। ये थ्योरम यही कहती है, परपेंडिकुलर थ्योरम यही समझाना चाहती है कि आपका जो आप फाइंड आउट करोगे एक्स एक्स के अलॉन्ग और वाई वाई के अलॉन्ग, उन दोनों का समेशन जो होगा वो जेड के अलॉन्ग निकालोगे, मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इसके इक्वल होगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। थैंक यू।